हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। और चैप्टर तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, सारा के सारा कोर्स तो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के हिस्ट्री के और बाकी जो एसएसटी है पूरी, उसका जो लिंक है एक्सप्लेनेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आंसर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी या फिर आप चैप्टर से भी देख सकते हैं। आप कहेंगे तो उसका अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, है ना। तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, कब हुआ था? 1789 में। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, 1 लिख दो और 789 लिख दो। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना, वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना। तो जो क्या होता था, जो सबसे लोअर स्ट्रेटा था, ऊपर होते थे नॉबल्स, फिर क्लर्जी, और फिर जो लोअर स्ट्रेटे में होते थे वो बाकी सारे जो कॉमन पीपल होते थे, जैसे कि जो बिजनेसमैन हो गए, फार्मर हो गए, ट्रेडर्स हो गए। क्या होता था, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि आपकी लाइफ में, मतलब आप जैसे जिस घर में पैदा हुए हैं उसी की तरह आप रहेंगे। अगर आप एक लॉयर के घर में पैदा हुए हैं तो आप एक नोबल या क्लर्जी नहीं बन सकते, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये वाली कंडीशन थी वहाँ पे। लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते थे। और टैक्स कौन देता था? सिर्फ जो नीचे वाला तबका होता था वो देता था। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नीचे वाला देखिए 3 होती है, एक नोबल होती है, क्लर्जी होती है। तो थर्ड एस्टेट जो होती थी, वो थर्ड एस्टेट सारा का सारा टैक्स वगैरह पे करती थी, तो सारा बोझ थर्ड एस्टेट पर ही पड़ता था। तो इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लोगों की लाइफ पे कि जो एस्टेट सिस्टम था ना, ये 3 लेवल्स जो थे ये काफ़ी हद तक एबॉलिश हो गए थे, बट फिर से रीइंस्टेट हुए। तो रिवॉल्यूशन जो है वो कई कई बार हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नेपोलियन आया, मतलब बहुत सारे, फिर रॉबेस्पियर, बहुत कुछ हुआ है ना। तो इम्पैक्ट ये रहा था लोगों की लाइफ पर कि मतलब कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी वहाँ पे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, सोशल कंडीशंस में काफ़ी बदलाव आए थे। तो इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ नोबल इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन के बाद तो जो नोबल्स हैं उनका स्टेटस काफ़ी ख़राब हो गया था, बट रिवॉल्यूशन से पहले तो भाई बड़े बड़े बंगलों में रहते थे वो लोग, कोई टैक्स नहीं पे करते थे, उनका सारा काम जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो लोग किया करते थे, और ये खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। बहुत ही इनका हाई स्टेटस हुआ करता था सोसाइटी में, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, इस टाइप का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फिलोसोफर्स इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस और द रोल ऑफ थिंकर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थिंकर्स का रोल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि कांट हो गए, और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने, रूसो, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को लिबरेट करने में। जैसे कि हम लोग के भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे जो टर्म्स आते हैं ना, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फिलोसोफर्स थे उनसे ही आते हैं। उन्होंने ही एक आइडिया दिया था कि भाई लोगों का रूल होना चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए, लोगों के पास लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जिस तरीके से रहना चाहे वो रह सकते। तो ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे ना, वो फ्रांस के फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे। तो फिलोसोफर्स का तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है, हाउ डिड द पीजेंट्स कंट्रीब्यूट टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब भाई देखिए, पीजेंट्स ही सारा का सारा काम करते थे, उनको बहुत ही कम पैसा मिलता था, और वो मतलब उस खेत से सपोज करिए पूरी तरह से बंधे जाते थे। पीजेंट्स काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कौन ले जा रहे हैं? नोबल्स ले जा रहे हैं सारा का सारा प्रॉफिट। तो भाई पीजेंट्स ने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे। वो अपने जो हथियार थे ना, उनके हल हो गया, कुल्हाड़ी, और जो उनके इक्विपमेंट्स थे उसको लेकर के वो लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए थे, पहुँच गए थे, और वही लूटपाट भी मचाई थी। तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल रहा था आउटब्रेक में पीजेंट्स का। तो आप सारे जो रिवॉल्यूशंस होते हैं ना, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप अपनी मन से भी अगर कुछ बना के लिख देंगे ना, तो हो सकता है वो भी ठीक हो जाए, बट ऐसा करना नहीं है, कुछ पॉइंट्स याद करके जाने हैं, है ना। हाउ वॉज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में ऑर्गेनाइज थी, है ना। व्हाट प्रिविलेजेस डिड द सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंजॉय डिस्क्राइब। तो 3 थे, क्योंकि नोबल, क्लर्जी, थर्ड एस्टेट थे। इसमें जो नोबल और क्लर्जी थे वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे, और इनकी जो पोजीशन होती थी कि भाई कौन नोबल बनेगा, कौन क्लर्जी बनेगा, वो सारी की सारी हेरिडिटरी होती थी। उनका बच्चा ही आगे जाके नोबल, क्लर्जी बनता था। थर्ड एस्टेट के लोग सारे के सारे टैक्स पे करते थे, तो उनकी पूरी ज़िंदगी तो टैक्स पे करने में निकल जाती थी। काम, मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती थी, पैसा भी बिल्कुल भी नहीं होता था। तो इस तरीके से आप लोग को इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वुमेन की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वुमेन्स के पास तो बहुत ही ज़्यादा कम राइट्स थे, और
मतलब रिवॉल्यूशन के बाद भी वुमेंस को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा राइट्स तो नहीं मिले थे, बट रिवॉल्यूशन से पहले की कंडीशन से थोड़ी बेटर कंडीशन हो गई थी। एक्सप्लेन ब्रीफली द राइज ऑफ नेपोलियन, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन के राइज के बारे में। तो देखिए, फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उसके टाइम पर रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर रिवॉल्यूशन के बाद जो है नई एक सरकार बनी थी, है ना, फिर वो भी गिर गई थी। जो उनका एक जनरल था नेपोलियन, वो उठ करके आया था और उसने खुद को एक तरह से एम्परर टाइप का घोषित कर दिया था कि फिर वाटरलू में 1815 में उसकी जो है हार हो गई थी। तो ये ब्रीफली पूरा नेपोलियन की राइज के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, रशियन रिवॉल्यूशन वाला, उसमें कि भाई अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था और डिस्कस द चेंजेस बॉट बाय द बॉल्शेविक्स आफ्टर रिवॉल्यूशन। तो दो टाइप के लोग थे ना, दो टाइप के आप कह सकते हैं पार्टी थी, बॉल्शेविक्स और मेंशेविक्स। तो बॉल्शेविक्स और मेंशेविक्स ने जो रिवॉल्यूशन किया था उसमें क्या था कि जो जार था, जार वहाँ के राजा को कहते हैं, 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ था और जार को हटा दिया गया था। लोगों का मतलब लोग गद्दी पर आएंगे, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी रशिया में 1905 से पहले, 1905 से पहले क्या कंडीशन थी रशिया की। व्हाट वर द मेजर इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 1905 रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्या कंडीशंस, ये दो क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे भी पूछा जाएगा पॉइंट्स में बताएंगे। एक लिखेंगे कि भाई वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, फिर पॉइंट लिखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, फिर उसके बाद पॉइंट लिखेंगे कि पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ की कैसी थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो सोशल कंडीशन कैसी थी कि वही जैसे फ्रांस में था ना पिछले चैप्टर में, कि जो पीजेंट्स थे, जो लेबरर्स थे, उनके पास तो कोई हक ही नहीं थे, और जो ऊपर के लोग थे वो कुछ काम नहीं करते थे और सारा पैसा उनके पास होता था, है ना। सोशल कंडीशन पीजेंट्स की, वुमेन की, स्टूडेंट्स की, है ना, इन सब की बहुत ख़राब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भी जो लोअर तबका था उसकी ख़राब थी, अपर तबके के पास सारा पैसा था। पॉलिटिकल कंडीशन में कि भाई कोई पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा कुछ था ही नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, जार था, जार अपनी चलाता था हर चीज़ में। अब शॉर्ट नोट लिखने हैं कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने सोशलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बारे में और चीज़ें भी जो हैं वो भी हमने इससे जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है ना उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ब्लडी संडे को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। ड्यूमा क्या होती है, रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहते हैं। अप्रैल थीसिस, रेडिकल्स, रेडिकल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो समाज में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं एकदम से सोसाइटी बदल जाए। लिबरल्स क्या होते हैं, लिबरल्स वो लोग होते हैं कि ठीक है बदलाव आ रहे हैं, बदलाव थोड़े धीरे धीरे भी आ जाएंगे तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भी आ सकते हैं। सोशलिज्म का जो आइडिया है वो ये कहता है कि सोसाइटी में जो पावर है वो लोगों के पास, मतलब वो तो डेमोक्रेसी हो गया, देखिए सोशलिज्म में होता है कि जो सोसाइटी में चीज़ें हैं ना, पैसा है, उसका जो बंटवारा है वो सही तरीके से होना चाहिए सोसाइटी के हिसाब। देखो बच्चे सोशलिज्म क्या होता है ना, सोशलिज्म एक वेलफेयर स्टेट की जैसी होती है कि जो सरकार है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना करे, वो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करे कि सबका फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू द रशियन सिविल वॉर इन 1918 एंड 1920। तो 1918-1920 में पहले देखो सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर मतलब एक देश में उसी देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो 1918-1920 के टाइम पे रशिया की जो कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, जॉब्स की कंडीशंस ख़राब थी, है ना। और इस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूदा हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया कूदा हुआ था। रशिया की कंडीशन उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि काफ़ी पैसा और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी, इनका काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया था, तो इसलिए सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी रशिया में, बहुत बुरी हालत थी। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द रशियन पीजेंट एंड द यूरोपियन पीजेंट। रशियन पीजेंट और यूरोपियन पीजेंट्स में क्या डिफरेंस थे। तो देखिए सिमिलैरिटीज़ तो सारे पीजेंट्स की यही होती हैं कि उनकी हालत ख़राब होती है, मतलब कि उनका जितना वो काम कर रहे होते हैं उतना उनको मिल नहीं रहा होता है। बट यहाँ पर जो रशियन पीजेंट और यूरोपियन पीजेंट का डिफरेंस ये था कि रशियन और यूरोपियन पीजेंट्स में अंतर ये था कि भाई रशियन पीजेंट्स की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रशिया में क्या करा था, मतलब फ्रांस में इतना ज़्यादा नोबल्स वगैरह को जान से नहीं मारा था फ्रांस में और बाकी यूरोप के देशों में, बट रशिया में पीजेंट्स ने क्या किया था, नोबल्स को रेंट पे नहीं करते थे, उनको मतलब मार ही डालते थे बिल्कुल, और बहुत ही बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता था रशियन पीजेंट्स के साथ, उनको बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस मिलते थे। और रशिया के जो पीजेंट्स थे वो डिफरेंट और भी थे, क्योंकि
वो लोग क्या करते थे, रशिया के पीजेंट लैंड ना पूल करते थे, मतलब एक लैंड पे बहुत सारे पीजेंट्स एक ही लैंड पे काम किया करते थे और वो पैसा जो है वो फिर बांटा करते थे ज़रूरत के हिसाब से। इस तरीके की पॉलिसीज़ कुछ थोड़ी चला करती थी रशिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन इन एग्रीकल्चर। तो जो स्टालिन था, स्टालिन कौन था? स्टालिन तानाशाह कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे उसने वहाँ पे रशिया में था। तो देखिए स्टालिन ने क्या किया था, कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। तो कलेक्टिवाइजेशन ये सिस्टम उसने बेसिकली स्टार्ट किया था। कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम में क्या था कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है वो फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। और मतलब बेसिकली उसने कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। मेन इसमें यही चीज़ आएगी अगर आप लोगों को लिखना है तो। बाकी और भी जो चेंजेस थे वो मतलब बताऊँगी तो यार वीडियो बड़ा ही होना है ना। अब आगे देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में वाई वर द ज्यूज क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल बाय नाजीज़। तो नाजीज़ जो है वो ज्यूज़ को अनडिज़ायरेबल कहते थे। देखिए इसके पीछे ना हिस्ट्री को भी आप कह सकते हैं कि जो नाजीज़ थे ना और स्पेशली ज्यूज़ से वो क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि जो मतलब ज्यूज़ वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो नाजीज़ जो हैं और स्पेशली हिटलर, उसका एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था ज्यूज़ से। और ज्यूज़ से लोग वैसे भी वहाँ पर चिढ़ा करते थे क्योंकि कहते हैं कि ज्यूज़ जो है किलर्स है वो जीसस क्राइस्ट के। तो नाजीज़ ने एक पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि भाई इनके पास ही सारा क्यों पैसा है, यही क्यों अमीर हैं, ये लोग तो मनी लैंडर्स हैं, लोगों का खून चूस लेते हैं पैसा लेने के लिए। और इस तरीके की चीज़ें ज्यूज़ के खिलाफ हिटलर ने फैलाई थी, हिटलर और नाजीज़ ने। तो ये है अनडिज़ायरेबल। तो भाई अनडिज़ायरेबल है, पैसा है इनके पास, इनको सारा हटा दो, सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस इनको हटा दो और सारा का सारा अपने कंट्रोल में ले लो। ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी? अब वर्साइल जो है वो वर्साइल की जो ट्रीटी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशंस जो है वो जर्मनी पर थोपी गई थी कि भाई जर्मनी का बहुत सारा लैंड ले लिया था, जर्मनी से बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड किया था, मतलब पूरी तरीके से जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया था। इसी वजह से हिटलर का राइज हो पाया था, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया और फिर हिटलर ने कहा कि भाई हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, हमें इसका बदला लेना है ना। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी के साथ मतलब वर्साइल की जो संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी उसमें फ्रांस था और ब्रिटेन था, है ना, और बाकी कुछ और कंट्रीज़ थी और जर्मनी पे ही सारे के सारे लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की कि भाई तुम्हारी वजह से हुई है, तुम हमें इतना पैसा दोगे, और उनका बहुत सारा फर्टाइल एरिया उनसे ले लिया गया था। डिफीट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट्स इन द वियमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो वियमार रिपब्लिक किसको कहते हैं? जर्मनी का ही एक नाम आप कह सकते हैं वियमार रिपब्लिक था पहले, और इशूज़ विद वियमार रिपब्लिक। तो जो वियमार रिपब्लिक के साथ इशूज़ थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और कि भाई वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे थे। और तो इसने कहा हिटलर ने कि भाई इनकी वजह से हम लोग हारे हैं और यही हमारे हार के दोषी हैं, जो ह्यूमिलिएशन हुआ है जर्मनी के साथ, जो बुरा हुआ है वो सब यही इनकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस सब का होलोकास्ट, रेसिज्म, जीनोसाइड, कंसंट्रेशन कैंप, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, लेबनसारिज्म, इन सबको आप लोग को डिफाइन करना है। तो देखिए रेसिज्म क्या होता है? नस्ल भेद की नीति, मतलब जैसे कि ये करता था हिटलर करता था कि भाई तुम दूसरे रेस के हो, यानी कि तुम हमसे अलग दिखते हो। जैसे ज्यूज़ को कहता था कि ज्यूज़ तुम अलग दिखते हो और हम जो जर्मन्स हैं, हमारी नीली आंखें होती हैं, हम लंबे होते हैं, हमारे बाल ऐसे होते हैं, हमारा तो इस तरफ का कि भाई रेसिज्म का मतलब होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं उसके बेसिस पर भेदभाव करना। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जो हिटलर ने किया था ज्यूज़ के साथ, मतलब इकट्ठा करा लोगों को मार दिया, मतलब बुरी तरीके से। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते थे? कंसंट्रेशन कैंप ये ज्यूज़ को जो पकड़ के लाया जाता था पूरे जर्मनी से और काफ़ी सारे और एरिया से, और उनको बहुत परेशान किया जाता था, भूखा रखा जाता था, काम करवाया जाता था पूरे दिन, और फिर जहरीली गैसों से मार दिया जाता था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज था यूएसए का। लेबनसारिज्म था लिविंग स्पेस, इसका मतलब ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। हिटलर का मानना था कि जो जर्मनी के लोग हैं ना, उनको रहने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो भाई ये था लेबनसारिज्म, और वो कहता था कि हम रशिया को कैप्चर कर लेंगे तो जर्मनी के लोगों को लेबनसारिज्म मिल जाएगा। वाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। तो नाजिज्म पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि भाई जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा, उनकी बेइज्जती हुई थी पूरी दुनिया में, और हिटलर उनको नई उम्मीदें दिखाता था कि भाई तुम मुझे वोट दो या फिर मेरा साथ दो, मैं जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, फिर से अच्छा बनाऊंगा। तो इस वजह से नाजिज्म बहुत पॉपुलर हो गया था और जर्मनी की कंडीशन सुधर भी रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों में एंथुजियाज्म भर दिया था ना हिटलर ने कि लोग मेहनत से काम भी करने लगे थे और उनको लग रहा था कि हम अपना बदला ले लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म
वाला जो चैप्टर है ना, इसका देख लेते हैं। हाउ फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय वॉर्स। अभी लड़ाई हुई, जंगें हुई, तो फॉरेस्ट कैसे अफेक्ट हुए। तो देखिए जो फॉरेस्ट थे ना, पहले ज़माने में क्या होता था, ये काफ़ी पुरानी है, मतलब 1800-1900 का के बारे में इसमें बात की जा रही है। पहले ज़माने में जो बोट्स होती थी वो लकड़ी से बनती थी, तो जब जंग होती थी तो काफ़ी सारी बोट्स वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर रेलवे क्या हुआ, रेलवे की जो पटरियाँ होती थी या फिर उसके डब्बे होते थे वो लकड़ी के बनते थे। आग जो जलती थी कोयले से या फिर लकड़ी से आग जलाई जाती थी इंजन को चलाने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काटे गए, और मतलब वॉर्स में जब भी लड़ाइयाँ हुई तो लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इससे जंगल के जंगल खूब कटे। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब होता है कि भाई पहले यहाँ पर क्या करी, खेती करी, इस लैंड पर पहले खेती करी, फिर उसके बाद इस लैंड से हट करके क्या किया, यहाँ पर दूसरी जगह पर चले गए। तो पहले यहाँ पर खेती करी, फिर 2-3 साल तक, फिर ये लैंड जो है, देखिए ऐसा होता है ना, एक लैंड था उस पर से पेड़ काटने के बाद उसको जला दिया, फिर राख को मिट्टी में मिला दिया और वहाँ पे 3-4 साल खेती करी। फिर क्या होता है, फिर ज़मीन की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी कम होने लगती है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं इस लैंड को छोड़ करके दूसरी जगह, फिर वहाँ से पेड़ जलाते हैं, राख को मिट्टी में मिलाते हैं, फिर खेती करते हैं। ये होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब यूरोपियंस को, फॉरेस्टर्स जो यूरोपियन थे, उनको क्यों लगा कि ये हार्मफुल है, क्योंकि भाई यूरोपियन फॉरेस्टर्स को चाहिए थी लकड़ी, पेपर बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी उनको। अब इस तरीके से जंगल जलाए जाएंगे, और ये जो सिस्टम था ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन, आज भी डिबेट है कि सही था या गलत था, है ना। तो अब भाई जंगल में तो लोग ऐसे ही कर रहे थे। अब जो लैंड आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं ना, कुछ सालों में खुद से उसमें पेड़ उग जाते थे, बट यूरोपियन फॉरेस्टर्स को लकड़ी चाहिए थी। अब उनके लिए जंगल जला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्हें लगा ये ठीक नहीं है। अब ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर द वैरायटी ऑफ रीजंस एक्सप्लेन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो कल्टीवेशन था यानी कि जो खेती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों हो गया, तो इसलिए हो गया ना, क्योंकि देखो खेती होगी तो उससे आएगा कर, यानी कि रेंट, टैक्स आएगा उससे। तो टैक्स इकट्ठा कौन करेगा, अंग्रेज़ करेंगे, तो इससे अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। और पेड़ तो भाई उनको कोई पैसा इतना दे नहीं रहे थे, काटने के बाद लकड़ी और मिल रही थी उससे, तो इसलिए उन्होंने पेड़ जंगल के जंगल साफ करे और खेती करवाई। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉज ऑन पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो लॉज थे उनका इफेक्ट लोगों की ज़िंदगी पर तो बहुत ख़राब पड़ा। फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग लोग जो है अब वो पेड़ों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेड़ों से, जंगलों में अगर रह रहे हैं तो जंगल से बाहर नहीं जा सकते, और अब उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी लोगों को रहने वाले। बस्तर रिबेलियन क्या था, बस्तर एक इलाका है इंडिया में। अब बस्तर रिबेलियन में यही था कि भाई उनको फॉरेस्ट, उनका खुद का फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि जो पेड़ पौधे, जो उसमें फल हैं या फिर उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो सब इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हो, टैक्स मांग रहे हो, ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहे हो, उनको फॉरेस्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे हो, बाहर चले गए तो अंदर नहीं आने दे रहे हो, और उनसे ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा काम वाम लिया जा रहा है, तो वही रिबेलियन तो होगा, विद्रोह होगा। तो यही बस्तर रिबेलियन था। इसमें काफ़ी लोगों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, भाई पेड़ क्यों काट रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, वॉर्स हुई थी उसके लिए इन लोगों को लकड़ी चाहिए थी, फिर उसके बाद इन लोगों को इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, रेलवेज़ के लिए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कटाई करी। और कल्टीवेशन के लिए, अब खेती करो पैसा दो, है ना, इनको लगता था फॉरेस्ट तो बेकार है। इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन फॉरेस्ट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत जंगल कटे। कई बार तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंगल के जंगल इसलिए काट दिए गए ताकि अपने दुश्मनों को मारा जा सके। मतलब सिर्फ इस वजह से जंगल काट दिए गए क्योंकि जंगलों में उनके दुश्मन छुप जाते थे, तो पूरे के पूरे जंगल ही खत्म कर दो ताकि वो लोग छुप ना पाएँ, है ना। और फिर रेलवे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी चाहिए थी, फ्यूल के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता थी, तो खूब जंगल कटे। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन फॉरेस्ट, तो रेलवे का इम्पैक्ट फॉरेस्ट पे काफ़ी ख़राब हुआ था क्योंकि उससे भी जंगल काफ़ी काटे गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा दे दिया है सारी की सारी चीज़ों का, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ में भी आ जाए। तो देख लेते हैं अब आगे के मतलब देख लेते हैं क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। डिस्क्रिप्शन में मैं जो चैप्टर के लिंक्स हैं ना, मतलब जो सारे के सारे चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।